जैसे कि हो गया वादी। वादी कौन होता है और प्रतिवादी कौन होता है? ठीक है, देखो इसे कहते हैं प्लेंटिफ, यानी जिसने वाद लाया है, जो वाद लाया है। ठीक है, प्रतिवादी उसके कहते हैं जिसके विरुद्ध वाद लाया गया है ना, जिसके विरुद्ध वाद लाया गया है। ठीक है, पूरा खेल इन दोनों के ऊपर होता है कोर्ट में। ठीक, इतना हमने जान लिया। और एक होता है डिक्री ना। डिक्री हम कह सकते हैं आदेश भी हो सकता है, निर्णय भी हो सकता है। इसके आदेश और निर्णय के बेस पर ही डिग्री पारित की जाती है। ठीक है, अब डिग्री दो प्रकार की होती है। एक होती है अंतिम, एक होती है प्रारंभिक, एक होती है अंतिम। ठीक है, मतलब आपको छोटा छोटा चीज़ बता दे रहा हूँ आगे चलने से पहले। और एक होता है डिग्री होल्डर, डिग्री होल्डर। ठीक है, और एक होता है निर्णित निर्णित ऋणी होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में डिक्रीदार। क्या कहते हैं? डिक्रीदार। और एक होता है निर्णित ऋणी, निर्णित ऋणी। ठीक है, देखो ये होता है जिसके फेवर में डिग्री लाई गई है, ना फेवर, जिसके फेवर में डिग्री है। और निर्णित होते हैं जिसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट डिग्री पारित की गई है। इन दोनों का डिफरेंट ही होता है। ठीक, जो कि सेक्शन 210 में इसको डिफाइन किया गया और 2-3 में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे सेक्शन 9 से 25 तक। ठीक है, जो कि बात करता है साधारण वादों के विषय में। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे सूट्स इन जनरल ना। ये वो मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि किस न्यायालय में वाद चलेगा, कैसा वाद होना चाहिए ना, क्या एक वाद को दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो कर दिया स्थानांतरित तो उसकी क्या जिम्मेदारी रहती है, और जो स्थानांतरित कर रहा है उसकी क्या जिम्मेदारी रहती है। मतलब इसके बारे में सब बताया गया है कि छोटा मोटा कि आपको समझ में आ जाए कि आगे क्या होने वाला है। ठीक, और इसमें आता है जैसे कि न्यायालयों की अधिकारिता। क्या? न्यायालयों की अधिकारिता। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स। क्या कहते हैं? जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स। ठीक है, अब देखो हम किसी भी न्यायालय की अधिकारिता कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे तय करते हैं कि हमको इसी का अदालत में जाना है, हमारा मुकदमा इसी अदालत में चलेगा, हमको कैसे पता चलता है?
ये सेक्शन इस मतलब बताया गया है, मतलब इस सेक्शन में नहीं है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ ऐसे ही, ताकि जब मैं आगे पढ़ाऊँ तो आप लोग को समझ में आ जाए। तो देखो, पहला देखा जाता है हमारा लोकल जुरिडिक्शन ना, लोकल जूरिस, मैं बस जूरिस लिखूँगा, आप समझ रहे हैं जुरिडिक्शन है। इसका मतलब होता है कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का जो न्यायालय है आपसे अटैच है कि नहीं, ठीक है। लोकल मीन्स जहाँ पर रहते हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं क्षेत्र, क्षेत्र संबंधी अधिकारिता ना, अधिकारिता। और तीसरा जो हम देखते हैं, दूसरा हम जो देखते हैं वो देखते हैं धन संबंधी अधिकारिता ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मॉनेटरी जुडिक्शन, ठीक है। कि जैसे कि मान लो आपका 10 लाख का कोई मामला है, 20 लाख का मामला है, या कितने हज़ार का मामला है, ये भी तय होता है कि किस कोर्ट में जाएगा, कि किस कोर्ट का मामला है, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा तीसरा है विषय वस्तु ना, विषय वस्तु संबंधित अधिकारिता, विषय वस्तु संबंधी, ठीक है। इसका मतलब होता है जैसे कि आपका मैटर कैसा है, सिविल है कि क्रिमिनल है कि कैसा है ना, वो मैटर भी देखकर आपको न्यायालय जांच करता है कि अगर आपका इन तीनों का मैटर, इन तीनों का आपके मैटर से रिलेटेड है तो वो आपका जुरिडिक्शन तय हो जाएगा। और एक और हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि 4 हम कह सकते हैं कि उस न्यायालय को अंतिम निर्णय देने की शक्ति होनी चाहिए। क्या? अंतिम निर्णय देने की शक्ति ना, कि वो न्यायालय अंतिम निर्णय अपना दे सकता है कि नहीं, ये भी चेक करना पड़ता है। इन चारों की मदद से हम न्यायालय की अधिकारिता को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक डेफिनेशन की भाषा से समझें तो अधिकारिता से अभिप्राय है न्यायालय की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत वह किसी वाद ना, अपील या आवेदन को ग्रहण कर सकता है और सुनवाई के बाद उस पर अपना निर्णय दे सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायालय इस दिए गए साधनों के अनुसार एवं उस पर आरोपी सीमाओं के अधीन ही करेगा। सेक्शन 9 हम जानेंगे, सेक्शन 9 में क्या है। सेक्शन 9 कहता है जब तक कि वर्जित ना हो न्यायालय सिविल विचारण करेगा। देखो इसका मतलब है, इसके इस सेक्शन में ही पूरी परिभाषा ही है अगर ध्यान से पढ़ा जाए। देखो क्या कह रहा है, जब तक वर्जित यानी मना ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेगा। जब तक कि न्यायालय को ना ये मामला सिविल मामला नहीं है, तब का मतलब ये है, ठीक है। जब तक उसको ना बता दिया जाए कि भाई ये सिविल मैटर है,
जैसे उसको पता चल जाएगा कि क्रिमिनल मैटर है, तब वो क्या हो गया, वर्जित हो गया। ठीक। अगर वो सिविल है तो सिविल तो देखेगा ही, बताया नहीं कि क्रिमिनल है तो भी देखेगा। ठीक। के लिए हमको जानना पड़ेगा कि सिविल क्या वाद क्या होता है, सिविल वाद किसे कहते हैं, जानना पड़ेगा सिविल वाद किसे कहते हैं। ठीक है। इसको जानने से पहले ज़रा लेते हैं, इसके दो स्पष्टीकरण हैं। पहला क्या है, बस आपको सुनना है, वह वाद जिसमें संपत्तिकार प्रतिवादित है। क्या, मान लो कोई मैटर है धन संबंधी ना, धन संबंधी, और क्या, किस पद पर हो। ठीक है, पद संबंधी। इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृतियों या कर्मों संबंधों प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अवलंबित है, सिविल प्रकृति का वाद है ना। मान लो कि इस बात के होते हुए भी ना, ऐसा अधिकार धार्मिक, धार्मिक मीन्स धर्म, कृत्य मीन्स कार्य, धार्मिक कार्यों या कर्मों संबंधित प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अवलंबित है ना। ये सारे क्या है, सिविल मैटर होंगे। क्या होंगे, सिविल मैटर होंगे। कोई धार्मिक कार्य हो गया, कर्म से रिलेटेड हो गया, ये सब क्या होगा, सिविल मैटर होंगे। स्पष्टीकरण 2 क्या कहते हैं, इस धारा के प्रयोजनों के लिए ये बात तात्विक नहीं है ना। इसकी स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट पद के लिए अथवा ऐसा पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा है या नहीं। मान लो जो हमने 1 में पढ़ा है वो किसी फीस से जुड़ा है या किसी स्थान। ठीक है। अब हम जानेंगे कि सिविल मैटर अगर कहा जाए दीवानी वाद हैं। अगर आपने ये जान लिया तो आप आधा सी, बस हमको जानना पड़ेगा दीवानीवाद किसे कहते हैं। तो दीवानीवाद को जानने के लिए कुछ कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट बताए गए हैं। माफ़ कीजिए, थोड़ा कैमरा उस साइड हो गया था, अब मैंने थोड़ा ठीक कर लिया, ध्यान नहीं गया था मेरा। देखो, पहला तो हमारा हो गया धन संबंधी वाद हो गया, ये तुम्हारा क्या है, दीवानीवाद है। पद संबंधी वाद हो गया, तुम्हारा क्या है, दीवानीवाद है। दूसरा तुम्हारा हो गया पूजा का अधिकार ना, राइट टू वर्शिप जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में बोलता चलूँगा मैं। धार्मिक या अन्य प्रकार का जुलूस निकालने का अधिकार, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा। ठीक है। चौथा हो गया मृत को दफनाने का अधिकार ना, बुरल सॉरी ना। और फिफ्थ हो गया किसी व्यक्ति को हैसियत संबंधी अधिकार। छठा हो गया मत देने का अधिकार ना, क्या है, मत देने, राइट टू वोट कह सकते हैं या फिर राइट टू फ्रेंसिस कह सकते हैं। ठीक है। सातवां हो गया विशिष्ट अनुतोष। आठवां है तुम्हारा दीवानी अपराध के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार। ठीक है। मैं बस बोल रहा हूँ, आप हो गया अपराध संविदा के भंग पर क्षतिपूर्ति का अधिकार। 10वां तुम्हारा विवाह विच्छेद संबंधित वाद ना, जिसे तलाक कहते हैं। 11वां पद के लिए वाद। 12वां अपराध संविदा के अंतर्गत अधिकार के परिवर्तन संबंधित वाद। मेन बता दे रहा हूँ आप लोगों को, भाटक के लिए वाद
ना, कोई रेंट हो, किराएदार है। घोषणा संबंधित वाद, जन्म तिथि को सुधारने के लिए, ये भी तुम्हारा क्या है, सिविल मैटर है। अब आपको मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न जातिगत है तो वह वाद दीवानी वाद नहीं है। मान लो कोई मुख्य वाद है ना, मुख्य वाद क्या है, तुम्हारा जाति से रिलेटेड है, जातिगत कोई भी मैटर है तुम्हारा, वो क्या है, वो दीवानी वाद नहीं है, दीवानी वाद नहीं है ना, जातिगत वाद, ध्यान सुनिएगा। लेकिन अगर उसी जाति में से किसी व्यक्ति को निकाल दिया जाता है, मान लो इसकी कोई जाति है, उसको उस जाति से निकाल दिया जाता है ना, तो तुम्हारा वो हो जाएगा दीवानीवाद। ठीक है, अगर मुख्य तुम्हारे पास जातिगत है तो दीवानीवाद नहीं है, क्रिमिनल में चला जाएगा। अगर वही चीज़ किसी व्यक्ति को जाति से ही निकाल दिया जाता है तो क्या है, तुम्हारा दीवानीवाद है। कल पढ़ेंगे हम सेक्शन 10। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ये इम्पोर्टेंट है। BLLB जो में हो, 3rd सेमेस्टर में हो ना, 5 सेमेस्टर में हो, जिसके बाद CPC हो, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी के एग्ज़ाम है, अगर है तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। बस आपको इतना लिखना है, मत देने का अधिकार, उसके आगे तो आप जानते हैं। मेरा पर्पज़ है कि